हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल साइकिल। इसे हिंदी में कहते हैं जैव भू रासायनिक साइकिल। होती क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सभी जीवों के लिए आवश्यक तत्व वायुमंडल से प्राणियों के शरीर में तथा प्राणियों के शरीर से पुनः वायुमंडल में एक चक्रीय भ्रमण करते हैं। इस चक्रीय भ्रमण को यह कहते हैं आप बायोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। और ये तत्व कौन से होते हैं जो आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अधिक आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपको मैक्रो एलिमेंट कहलाते हैं। और जो कम आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रो एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये चक्र आपके बेसिकली 3 प्रकार से होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। पहला होता है आपका जल चक्र, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि वायुमंडल से जल कैसे पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी से कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है और शरीर में के बाद वापस से वायुमंडल में कैसे जाता है, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे जल चक्र के अंदर। दूसरा होता है गैसीय चक्र। अब गैसीय चक्र में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे तत्व जो गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। आप सभी जानते हैं कि तीनों गैसेज हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो ये कैसे वायुमंडल से हमारे शरीर में पहुंचती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, गैसीय चक्र के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा है आपका अवसादी चक्र। क्या अवसादी चक्र क्या होता है, ऐसे तत्व जो गैसीय अवस्था में उपस्थित नहीं होते मगर शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो कैसे हमारे शरीर में पहुँचते हैं, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अवसादी चक्र के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जल चक्र। इसमें इस प्रकार के चक्र में जल का परिसंचरण होता है। दूसरा है आपका गैसीय चक्र। इस प्रकार के चक्र में वायुमंडल में गैसीय अवस्था में उपस्थित तत्वों का वायुमंडल से जीवों में तथा जीवों से पुनः वायुमंडल में चक्रण होता है। अगली स्लाइड में हम जाते हैं, उसमें डेफिनेशन है आपकी अवसादी चक्र की। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस प्रकार के चक्र में जो तत्व गैसीय अवस्था में वायुमंडल में उपस्थित नहीं होते हैं तथा उनका वायुमंडल से जीवों में तथा जीवों से पुनः वायुमंडल में चक्रण होता है, किसके अंदर आते हैं, अवसादी चक्र के अंदर आते हैं। इस चक्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फास्फोरस साइकिल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो में जल चक्र की, कि जल चक्र होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है जल का वाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में प्रवेश करना तथा पुनः वर्षा के रूप में बदल के भूमंडल पर आने के चक्र को ही जल चक्र कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल का वाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में प्रवेश करने तथा पुनः वर्षा के रूप में बदलकर भूमंडल पे आने के चक्र को ही जल चक्र कहते हैं। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, मगर जल वाष्प के रूप में कैसे बदलेगा और पुनः कैसे वर्षा के रूप में भूमंडल पे आएगा, वो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम में आप देखोगे तो आपको इस डायग्राम में बादल नज़र आ रहे हैं, सूर्य नज़र आ रहा है, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, पहाड़, नदी सब नज़र आ रहे हैं। तो अगर अपन स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आप देखिएगा जहाँ पेड़ पौधे और पानी है, वहाँ से क्या हो रहा है, जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ जा रहा है। और वाष्प के रूप में क्यों बदल रहा है, क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए समुद्र नदियों में उपस्थित पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में बदल के ऊपर जाता है वायुमंडल में। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसमें भी क्या होता है, जल की हानि होती है। और जल किसके रूप में, वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जाके क्या होता है, बादल के रूप में जमा हो जाता है। और बादल क्या होते हैं, वायु की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और जब वो बादल पहाड़ी इलाकों के नज़दीक पहुंचते हैं और चट्टानों से पहाड़ी ऊंचाई इलाकों पर टकराते हैं तो क्या होता है, वो जो जल वाष्प है वर्षा के रूप में क्या होती है, भूमि पर गिरती है। और भूमि और पानी क्या होता है, पहाड़ों से बहते हुए नदियों से होते हुए तालाब, समुद्र आदि में आके मिल जाता है, जिसका हम वापस से उपयोग करते हैं। तो ये जल चक्र है, इसको हम कहते हैं 3 चरण होते हैं। पहला होता है जल का वाष्पन। अब इसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाली विकिरण के कारण समुद्र, नदी, तालाब में उपस्थित जल वाष्प के रूप में बदल कर कहाँ पहुँचती है, वायुमंडल में पहुँच जाती है। ये आपका पहला स्टेप है। इसमें क्या होगा, सूर्य से आने वाली जो तेज विकिरण है उससे क्या होगा, समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी क्या होगा, वाष्प के रूप में बदल के वायुमंडल में पहुंचता है। तो ये कहलाता है जल का वाष्पन। दूसरा पॉइंट है हमारा जल वाष्प का परिवहन। अब जल वाष्प के रूप में तो बदल गया, उसका परिवहन कैसे होगा, तो इसमें हम देखते हैं जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचकर बादलों के रूप में पवन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है।
अब पवन क्या होती है, अपने जैसे पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था 1-2 लेक्चर पहले कि पवन क्या होती है, गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। तो जब पवन कैसी होती है, गतिशील होती है, तो अपने साथ किसको गति कराती है, वो बादलों को गति कराते हैं, जिससे बादल क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। अगला स्टेप अपना जलपात या वर्षा। जल वाष्प के रूप में बदल गया, बादलों में परिवर्तित हो गया, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए। अब क्या कार्य बचा है, खाली वर्षा के रूप में उसका वापस से भूमि पे आना, ताकि हम दोबारा यूज कर सकें। तो उसके वर्षा के रूप में के अलावा भी और बहुत सारे रूप होते हैं जिसके द्वारा पानी जो है भूमि पर आता है, जैसे कि आपकी ओलावृष्टि, ओले गिरते हैं और बाद में काई में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो पानी में बदल जाते हैं। कोहरा होता है, आपने देखा होगा बहुत कोहरा होता है, जब कोहरा छटता है तो क्या होता है, आपको गीला गीला नज़र आता है, जब पानी की बूंदें नज़र आती है। सेम ऐसे ही ओस आदि में होता है। तो इन सभी माध्यम से जो वाष्पीकृत जल ऊपर गया था, बादलों के रूप में इकट्ठा हुआ था, पुनः कहाँ पर आ गया, अर्थ पे आ गया। अब अर्थ पे आने के बाद क्या होगा, बहते हुए नदी में जाएगा, नदियाँ तालाबों में मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ पानी भूमि में भी जाएगा, कुछ स्टोर होके भी रहेगा तालाबों आदि में। आजकल हम देखते हैं कि जैसे हम डैम बना लेते हैं नदी पे, तो उससे भी हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह से उस पानी को हम दोबारा यूज में लेते हैं। जो पानी भूमि में चल जाता है वो पेड़ों द्वारा क्या होता है, वापस से यूज में लिया जाता है। तो वो सारी क्रियाएं फिर क्या होती है, वापस से काम में ली जाती है। पेड़ का उपयोग कहाँ करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पानी हम लेते हैं शरीर में, उसकी कुछ मात्रा उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जो वापस से भूमि में मिल जाता है। तो ये सारा चक्र कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये बात तो ही जल चक्र की। अब हम सेकंड चक्र की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड चक्र क्या कहता है, अपना ऑक्सीजन साइकिल। जैसे जल चक्र इम्पोर्टेंट है, वैसे ऑक्सीजन साइकिल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने सुना होगा जल ही जीवन है। तो ऑक्सीजन क्या होती है, प्राणदायिनी होती है, कि ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। तो पहली बात है जल चक्र की। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल की, तो ये किसके अंदर आता है, ऑक्सीजन कैसी अवस्था में उपस्थित होती है, गैसीय अवस्था में उपस्थित होती है। तो ये किसके अंदर आएगी, आपका गैसीय चक्र के अंदर आएगी। जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखा रखा है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उपस्थित है। आप कैसे लेते हो, आप डायरेक्ट सांस लेते हो। तो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वो क्या करते हैं, जब ऑक्सीशोषण करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन सीधे कितने आती है, शरीर में आती है। किसकी सहायता से आती है, श्वसन अंग की सहायता से आती है। और शरीर में पहुँच कर उसका काम क्या होता है, भोजन के ऑक्सीकरण का काम होता है। भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होता है, भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात सबको पता है कि जैसे अगर ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जो हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। तो हम श्वसन अंग के माध्यम से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। और साथ ही साथ बाकी एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होती है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, प्लांट्स के द्वारा ग्रहण की जाती है। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित रहता है। तो इस तरह से क्या हुआ, कार्बन डाई का यूज हो गया। अब इसके पश्चात क्या हो गया, ये पहुंच गया। अब प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी, वो ऑक्सीजन वापस से कहाँ पहुंच जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। फिर वापस से एटमॉस्फेयर से कहाँ आएंगे, हम ग्रहण करेंगे। इस तरह ये चक्र क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये चक्र कहलाता है आपका ऑक्सीजन साइकिल। अगर हम इसकी बात करें इस टाइप की, तो देखते हैं, तो इसमें लिखेंगे अपन, ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण गैस है जो जीवनदायिनी भी कहलाती है। ये वायुमंडल में मुक्त रूप में उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट है इसका, ये श्वसन के रूप में सभी जीवों में प्रवेश करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। CO2 श्वसन के फलस्वरूप वायुमंडल में लौट जाती है, जबकि H2O की कुछ मात्रा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में वायुमंडल में लौटती है तथा शेष मात्रा किस में काम आती है, हमारा जो जीव द्रव्य होता है उसके निर्माण में काम आती है। या जैसे हमारे रक्त में जो प्लाज्मा आता है वो 90% किसका बना होता है, पानी का बना होता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जैसे हम मूत्र त्याग करते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी की कुछ मात्रा होती है, जिससे भी क्या होती है, वो वायु में पहुंच जाती है। पानी में क्या होता है, जैसे H2 है, मुक्त रूप में नहीं पहुंच रही ऑक्सीजन, CO2 है उसमें भी ऑक्सीजन उपस्थित है, H2 है उसमें भी ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इस तरह से क्या होगा, ये वायुमंडल में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे जाके आपका ऑक्सीजन साइकिल पूरी होगी। ऑक्सीजन साइकिल में आप एक बार दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है, हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में पहुंचती है, शरीर में पहुंचे क्या करती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिससे क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है। हम सांस के द्वारा CO2 मुक्त करते हैं, जो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, प्लांट के द्वारा ग्रहण की जाती है। इसके अलावा कुछ H2O का भी हम उत्सर्जन करते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। अब ये CO2 किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, कुछ तो वायुमंडल में पहुँच जाती है और कुछ
पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है, जिसका काम क्या करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें भी क्या होता है, फिर आपकी ऑक्सीजन मुक्त होगी और वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, वापस से वायुमंडल में, जैसे कि इस चक्र में दिखाया गया है। एनिमल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, फिर वापस से ऑक्सीजन। अगले चक्र की तरफ अपन जाते हैं, तो अगला चक्र कहलाता है अपना कार्बन चक्र। ये भी क्या है, गैसीय चक्र होता है। अब कार्बन की हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन तो हमने पढ़ा कि वायुमंडल में मुक्त रूप में उपस्थित थी, तो हमने सीधे ग्रहण कर लिया। कार्बन क्या होता है, वायुमंडल में मुक्त रूप में उपस्थित नहीं होता है। वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है और उसी तरह हमारे शरीर में पहुंचता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक सूर्य दिखा रखा है, एरो दिखा रखी है कि सनलाइट आ रही है, और वायुमंडल में क्या उपस्थित है, आपका CO2 उपस्थित है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट क्या करेंगे, CO2 तथा जल का उपयोग करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, फूड प्रोसेसिंग करेंगे। जब इनमें कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया, तो प्लांट को कौन खाता है, शाकाहारी एनिमल खाते हैं। तो वो कार्बनिक पदार्थ कहाँ पहुँच गए, शाकाहारी एनिमल के अंदर पहुँच गए। तो इस तरह से कार्बन भी क्या हो गई, उनके शरीर में पहुँच गई। शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएंगे, फिर वो कार्बन कहाँ पहुँच जाएगी, मांसाहारी के अंदर पहुँच जाएगी। इसके अलावा जब शाकाहारी और मांसाहारी एनिमल सांस लेंगे तो क्या होंगे, CO2 मुक्त करेंगे, तो CO2 क्या होगी, वापस वायुमंडल में चल जाएगी। इसके अलावा जब हम उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे भी वो क्या होती है, वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसके अलावा चाहे तो प्लांट हो गए, चाहे एनिमल हो गए, चाहे फिर वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, उनके शरीर का क्या होता है, डिकम्पोजन होता है, डिके होता है। किसके माध्यम से होता है, बैक्टीरिया आदि के माध्यम से होता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, CO2 मुक्त होती है, और वो CO2 भी कहाँ चल जाती है, आपके वायुमंडल में चल जाती है। इसके अलावा भी डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि एक फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें से धुआं निकल रहा है और CO2 मुक्त हो रही है। इसके अलावा भी आप जैसे लकड़ियाँ जलाते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट ने भोजन बनाया तो कैसा हुआ, कार्बन किसके रूप में हो गई, कार्बनिक पदार्थ के रूप में हो गई। अब उस लकड़ी का उपयोग आप क्या कर रहे हो, भोजन बनाने में कर रहे हो, तो क्या होता है, कार्बन जलेगा तो उससे क्या मुक्त होगा, CO2 मुक्त होगी। उससे भी आपकी CO2 कहाँ पहुँच गई, वायुमंडल में पहुँच गई। आप जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह आज यूज कर रहे हैं, इससे जो धुआं निकलता है उसमें भी क्या होती है, CO2 होती है। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उसमें भी क्या CO2 होती है। अब सारी CO2 कहाँ पहुँच जाती है, वायुमंडल में पहुँच जाती है, और CO2 में क्या उपस्थित है, कार्बन, जो वापस से किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, प्लांट के द्वारा ग्रहण की जाती है। प्लांट के माध्यम से एनिमल द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर एनिमल के श्वसन करने से या एनिमल के मरने के बाद ये वापस से कहाँ मुक्त होती है, वायुमंडल में मुक्त होती है। इस तरह से एक चक्र जो है कंटिन्यू चलता रहता है, जो कहलाता है आपका कार्बन साइकिल। तो ये साइकिल क्या होता है, कुछ स्टेप में होते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप है। पहला स्टेप है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 जीवों के लिए क्या होती है, कार्बन का प्रमुख स्रोत होती है। हम इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। इसके अलावा समस्त प्राणियों में कार्बन पादपों के माध्यम से प्रवेश करती है। क्यों, क्योंकि प्लांट ही ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट CO2 ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और बाकी जितने भी एनिमल है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो खाने वाले मांसाहारी हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो उनके माध्यम से ही क्या होगा, कार्बन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। तो ये चक्र कुछ चरणों में पूर्ण होता है, वो चरण हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला चरण है, सबसे पहले पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 H2 का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन दिखा रखी है आपको, जिसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जल का कुछ मात्रा में निर्माण हो रहा है। तो ये एक रिएक्शंस होती है। यहाँ पे रिएक्शन आप देखेंगे कि एक बैलेंस करना है आपको। मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रखी, मगर पिछला मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बैलेंस करके दी थी है। तो आप इसको बैलेंस करना सीखिए कि भाई लास्ट में कितने कार्बनिक कंपाउंड आ रहे हैं और कितने हाइड्रोजन कंपाउंड हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं और स्टार्टिंग में कितने आ रहे हैं। तो ये आपको बैलेंस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैलेंस करके कितने होते हैं, आप ये कीजिएगा। सेकंड फेज में हम करते हैं कि शाकाहारी प्राणी पादपों से निर्मित कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जिससे कार्बन उनके शरीर में पहुंच जाती है। अब क्या हुआ, प्लांट ने भोजन बना लिया। हम चाहे शाकाहारी हो तो हम प्लांट को डायरेक्ट ग्रहण करेंगे, चाहे सब्जियों के रूप में करें, फलों के रूप में करें, किसी भी रूप में करें। तो क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थ का विघटन होगा, विघटन से क्या हुआ, हमारे शरीर को कार्बन मिलेगी। अगले स्टेप में क्या होता है, इसके पश्चात क्या होगा, श्वसनीय क्रिया होगी। श्वसनीय क्रिया में क्या होगा, CO2 मुक्त होगी, जिससे वो कहाँ चल जाएगी, सीधे वायुमंडल में चल जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी या किसी प्लांट की मृत्यु हो जाएगी या कोई भी एनिमल की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद से क्या होगा,
उसके शरीर का अपघटन होगा। शरीर का अपघटन से क्या होगा, उसके शरीर में जो जीव द्रव्य उपस्थित है उन सबका अपघटन होगा, और जीव द्रव्य में उपस्थित जो कार्बन है वो कहाँ चल जाएगी, वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ इस तरह से CO2 क्या होती है, वायुमंडल में मुक्त होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे गाड़ियों का यूज करते हो आप, लकड़ियाँ जलाते हैं या फैक्ट्री का यूज करते हैं, इस तरह से भी क्या होती है, कार्बन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, जिसमें आपको थोड़े से शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ शिकायतें आ रही थी कि भाई हम नोट्स नहीं बना पा रहे, इसलिए मैंने PPT के माध्यम से आपको पढ़ाया। तो इसमें हमने पढ़ा कि जैव भू रासायनिक साइकिल होती क्या है, कि वायुमंडल में उपस्थित तत्वों का जीवों के शरीर में पहुंचना और जीवों के शरीर से वापस से वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है, आपका जैव भू रासायनिक साइकिल कहलाती है। कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जल चक्र, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। जल चक्र में किसका चक्रण होगा, जल का चक्रण होगा। गैसीय चक्र में किसका चक्रण होगा, गैस के रूप में जो तत्व उपस्थित हो उनका चक्रण होगा, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया। जल चक्र में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो पानी है वाष्प के रूप में बन के कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। फिर किसके रूप में स्टोर होता है, बादलों के रूप में स्टोर होता है। बादल किसकी सहायता से, पवन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उसके पश्चात क्या होते हैं, वर्षा, ओलावृष्टि आदि रूप में बरस के वापस से पानी के रूप में ज़मीन पर आते हैं। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं, जिसको सभी प्राणी क्या होते हैं, श्वसन में काम में लेते हैं। श्वसन में काम लेने के पश्चात क्या होता है, भोजन के ऑक्सीजन से CO2 मुक्त होती है, जो वापस से वायुमंडल में जाती है। तो कुछ भाग किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, जिससे वो भोजन बनाते हैं। और वापस से जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वायुमंडल में जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल भी चलती रहती है एक तरह से आपकी। फिर हमने पढ़ा कि कार्बन साइकिल क्या होती है। जैसे कार्बन है और वायुमंडल में मुक्त रूप में नहीं होता है, किसके रूप में उपस्थित होता है, CO2 के रूप में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले वायुमंडल से CO2 कौन ग्रहण करेगा, आपके प्लांट ग्रहण करेंगे। किस यूज में लेंगे, भोजन बनाने के निर्माण में लेंगे, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेंगे। उन कार्बनिक पदार्थों को किसके द्वारा यूज किया जाएगा, हमारे द्वारा यूज किया जाएगा, बाकी एनिमल्स के द्वारा यूज किया जाएगा। और यूज करने के पश्चात क्या होगा, CO2 वायुमंडल में मुक्त की जाएगी। तो एक तरीका तो ये होता है कि CO2 वापस से वायुमंडल में चलेगी। दूसरा, जब हम मर जाएंगे या और प्लांट मर जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, डिकम्पोज हो जाएगी। उस समय भी क्या होगा, CO2 कहाँ चल जाएगी, वायुमंडल में चल जाएगी। इसके अलावा भी क्या तरीका होता है कि जैसे कि आप यूज कर रहे हैं, कोई लकड़ी जला रहे हैं तो उससे धुआं निकल रहा है, उसमें भी CO2 मौजूद है, तो वहाँ से भी वायुमंडल में जाएगी। आप गाड़ी यूज कर रहे हो, उससे निकलने वाले धुएँ से भी CO2 वायुमंडल में जा रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ से भी कहाँ CO2 वायुमंडल में जा रही है। तो 3-4 तरीके से ही क्या होता है, CO2 वापस से वायुमंडल में चल जाती है, जो कार्बन का मुख्य स्रोत होता है। तो इस तरह से कार्बन साइकिल पूरी हुई। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या जिस स्टूडेंट्स के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जो मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, या कोई मुझे ट्विटर पे फॉलो करता है, तो आप वहाँ जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, फास्फोरस साइकिल क्या होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।